हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। और जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि जल्दी ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरू करने वाला हूं, तो आज से मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहा हूं। और ये क्लास बिल्कुल बेसिक से चलेगा और बेसिक से एडवांस तक चलेगा। जो लोग भी कभी नहीं पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज़रूर से इस वीडियो को देखें। सारी चीज़ें आपको बारीक से समझा दूंगा मैं, और इसके बाद कभी भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2019 सीजीएल मेंस के लिए, उनके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। बाकी भी किसी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, या फिर 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं 21 के लिए, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपको सारी चीज़ें मैं बेसिक से बताने वाला हूँ, और बेसिक टू एडवांस एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कोऑर्डिनेट का जो आपसे बाद में चल के नहीं बनेगा। ठीक है, तो पूरी थ्योरी के साथ हम शुरू करेंगे, थियोरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन का भी उपाय कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर से ज्वाइन कर लें और जुड़ जाएं उससे। उस पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक ज़रूर से कर दें। साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे डाल दें, जिससे पता चले कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीच में ही आप वीडियो को शुरू में 2-3 मिनट देख करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और 2-3 मिनट वीडियो देखकर आपको जज नहीं करना चाहिए कि वीडियो कैसा है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर बताइए कमेंट करके कि वीडियो में आपको क्या सीखने के मिला, या फिर क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा। आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो को पूरी देखिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। चलिए, तो आप कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाइए साथ में, और दिमाग खुला रखिए। बिल्कुल जो भी बातें मैं समझा रहा हूँ आप बारीकी से समझिए सबको। देखिए, पहले तो आप हेडिंग लगा लो ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं लिख नहीं रहा हूँ ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आप खुद से हेडिंग लगा लेना, क्योंकि लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हिंदी वालों के लिए मैं बता दूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति। चलो इंग्लिश में मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है ये सारा चीज़ हम देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको पहले जाननी है। तभी आपको थ्योरी भी समझ में आएगा और फिर क्वेश्चन भी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बात बता दूं कि इसमें दो एक्सिस होते हैं, दो अक्ष होते हैं, जिनमें से ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जो राइट साइड निकला हुआ है। और बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्स डैश मिलेगा। वैसे ही ऊपर के डायरेक्शन में होता है वाई एक्सिस, और उसके नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, एक्स एक्सिस हिंदी में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष। ऐसे ही वाई वाले को वाई अक्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको एक्सिस बोलते हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इसमें से आप डायरेक्शन थोड़ा जान लीजिए कि एक्स का जो इस साइड हमने लिखा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि अगर एक्स अक्ष पे आप इस साइड कुछ भी लिखोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और वैसे ही इसके अपोजिट साइड में अगर लिखते हो एक्स डैश की तरफ, तो वो निगेटिव वैल्यू होता है उस तरफ। ठीक है, यानी कि एक्स डैश जो है वो एक्स अक्ष का निगेटिव हिस्सा है, और एक्स अक्ष जो सीधा सीधा ये वाला लिखा गया है ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव हिस्सा है। ऐसे ही वाई की अगर हम बात करें तो वाई में अगर आप ऊपर की ओर कुछ भी लिखते जाएंगे तो वो पॉजिटिव साइड होगा, यानी कि ऊपर की तरफ आप लिखते हैं तो ये वाई में पॉजिटिव एक्सिस है, वो पॉजिटिव दर्शाएगा। ठीक है, वैसे ही नीचे अगर आप कुछ लिखते हैं वाई में नीचे की तरफ, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये निगेटिव वैल्यू होगा वाई के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस में हम निगेटिव किसको लेते हैं और पॉजिटिव किसको लेते हैं। राइट साइड वाला जो एक्स है उसको हम निगेटिव लेते हैं, ऊपर वाला जो वाई है उसको, सॉरी, राइट साइड वाला जो एक्स है इसको पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाला जो वाई है इसको भी पॉजिटिव लेते हैं। और इनके अपोजिट जो डायरेक्शन है, यानी कि नीचे वाला जो वाई है इसको हम निगेटिव लेते हैं, और वैसे ही जो एक्स डैश है इसको निगेटिव लेते हैं। अब देखिए, इससे आपको और क्या क्या जानना जरूरी है, इस चीज़ से आपको क्या क्या और जानने को मिलेगा। मैं, आप ये सारा बात लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस बनाता हूँ और बाकी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक्स, सॉरी, वाई है और ये एक्स है, यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया। अभी मैंने आपको बोला था कि ये एक्स का पॉजिटिव वाला एक्सिस है, और वैसे ही ये वाई का पॉजिटिव वाला हिस्सा है। और एक्स का अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो ये जो एक्स डैश है ये निगेटिव एक्स है, और वैसे ही अगर वाई डैश की मैं बात करूं तो ये निगेटिव वाई है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सिस जो होता है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक दूसरे पर लंब होता है। कहीं भी आप एंगल निकालोगे, ये कोई भी एंगल आप, तो हमेशा ये 90 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों एक्सिस एक दूसरे पर लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। अब अगला बात, इसमें क्वाड्रेंट होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पार्ट बना हुआ है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ऐसे ही ये चौथा भाग है। तो ये जो चारों भाग बन रहा है इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त?
इंग्लिश में इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और हिंदी में इनको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? चतुर्थांश। ठीक है, तो इन सभी बातों को जिनको नहीं पता होगा वो लिखते जाएं और जिनको पता है वो ध्यान से देखते रहें, या फिर जिनको पता है वो स्किप भी कर सकते हैं आगे तक, लेकिन आगे उनके लिए भी बहुत कुछ नया है जो नहीं जानते होंगे आप लोग, और जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। चतुर्थांश क्या होता है मेरे दोस्त? जब भी हम एक्स और वाई एक्सिस को ऐसे खींचते हैं तो ये जो चार हिस्से बनते हैं, अलग अलग चार भाग बन रहा है, उन चारों को हम चतुर्थांश बोलते हैं या फिर क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अब इनमें आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव निगेटिव से पहले मैं आपको ये बता दूं इसमें कि किसी पॉइंट को हम दर्शाते कैसे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दर्शाने का मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो इसमें आपने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर ये एक्स था, ये वाई था, और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी। पहले मैं एग्जाम्पल से बात आपको समझा देता हूँ। जैसे बड़ा सा एक बार इस बार डायग्राम बनाऊँगा। ये हमारा एक्स था और ये वाई था। अब इस पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 0 होता है, ये हो गया 1 2 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आप ऊपर भी लिखोगे वाई के लिए तो ये 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा। इधर एक्स डैश की तरफ मैंने बोला था कि डैश में हम माइनस में लिखते हैं तो ये -1 होगा, फिर -2 होगा। वैसे ही वाई डैश नीचे की तरफ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा माइनस में सारी चीज़ें, -1 फिर -2 और वैसे ही -3। अब इसमें मान लो किसी आपको पॉइंट को दर्शाना है, किसी पॉइंट को आपको इसमें दर्शाना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया P। अब ये लेट से एक पॉइंट यहाँ नहीं, कुछ अलग बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मान लो बना दिया एक पॉइंट P। अब इस पॉइंट को दर्शाने के लिए कि इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, इसमें इस कोऑर्डिनेट में जो हमने खींचा हुआ है इसमें P का पोजीशन क्या है, इसके लिए आपको लिखना होता है। देखो अब यहाँ पर P वाई एक्सिस में किसके सामने है आप ये देखो, तो P में आप देखेंगे कि वाई एक्सिस के में ये 2 के सामने है, एक्स एक्सिस में ये 3 के सामने है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आप समझिएगा, मैं सीधी लाइन ही खींच देता हूँ। ये P था, ये पूरी सीधी लाइन मैंने खींच दिया। अब यहाँ से एक बात आप देख रहे होंगे, ज़रा गौर से समझिएगा बात को, कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। क्यों 3 यूनिट है? क्योंकि नीचे से आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और यहाँ पर 3 यूनिट, यानी कि नीचे वाला जो ये लाइन है ये टोटल 3 यूनिट का लाइन है। यानी कि इसका डिस्टेंस अगर आप सेंटीमीटर में मापोगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, या फिर जिस भी आप यूनिट में माप लो 3 यूनिट होगा। अब ये 3 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये नीचे वाला 3 था तो ऊपर वाला भी 3 होगा। वैसे ही वाई में ये वाला आप लाइन देख रहे हैं कि ये 2 यूनिट का लाइन है, तो अगर ये 2 यूनिट का लाइन है तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात आप समझिएगा कि ये जो 3 यूनिट है ये एक्स की वैल्यू है और ये जो 2 यूनिट है ये वाई की वैल्यू है। कैसे? क्योंकि एक्स अक्ष पर ये कहाँ तक जा रहा है? 3 यूनिट तक जा रहा है। एक्स अक्ष पर ये लाइन 3 यूनिट तक है, इसीलिए ये एक्स की वैल्यू 3 हो गई, और वाई में ये था 2 यूनिट तक गया था इसीलिए, या फिर 2 के सामने है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाई अक्ष में ये 2 के सामने आ रहा है बिंदु P, इसीलिए वाई का वैल्यू 2 होगा इस बिंदु P के लिए, और एक्स का वैल्यू क्या होगा? 3, क्योंकि ये बिंदु P जो है ये एक्स में 3 के सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं एक्स में बनाऊँ ये चीज़, 1 मिनट, देखिए ये जो 3 के सामने है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, P जो है वो 3 के सामने है एक्स में, तो हम इस P के लिए एक्स की वैल्यू को क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और y में ये 2 के सामने है, इसीलिए y की वैल्यू इसके लिए क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया हो तो अब बताता हूँ कि हम P को दर्शाते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं इसमें। तो P को लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, P और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3 और 2। 3 और 2 का मतलब क्या हुआ? इसमें ये 3 जो है ये x की वैल्यू है, और जो 2 है ये किसकी वैल्यू है? y की, सॉरी y लिखना चाहिए यहाँ पर। अब इसमें आप ध्यान से ज़रा बात समझिएगा कि x को हम हमेशा पहले लिखते हैं। ये टोटल जो है इसको हम नियामक बोलते हैं, कि बिंदु P के ये नियामक हैं 3 और 2, यानी कि P के ये ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, क्या क्या? एक तो 3 और दूसरा 2। तो 3 और 2 में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको P में ऐसे कभी भी लिखा गया हो 2 4 6 8 कुछ भी, तो आप ये समझिएगा कि पहला वाला x की वैल्यू है और दूसरा वाला किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम x लिखते हैं और दूसरी बार क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप किसी के सामने भी लिखते हैं, मान लो हम यहाँ पे लिखते, अगर यहाँ पर किसी बिंदु को मैं दर्शा दे रहा हूँ, जैसे मान लो -2 के सामने और यहाँ पर 3 के सामने मैंने खींच दिया, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है लेट से A, तो इसका निर्देशांक आप क्या लिखोगे? इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे पहले x के सामने, आप देखो x में ये -2 के सामने था तो यहाँ -2 आएगा, फिर y में ये किसके सामने है? 3 के सामने है तो यहाँ 3 आएगा। और फिर ऐसा जब भी आपको लिख दिया गया कि कोई पॉइंट दे दिया है जैसे -2 और 3,
तो इसमें आपको सीधा सीधा ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि पहला वाला जो है -2 ये x की वैल्यू है, और जो दूसरा वाला है 3 ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो x की वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है, जो x की वैल्यू है। या फिर आप इन सबको छोड़ के ऐसे समझो, इनको अब हटा रहा हूँ मैं, कि अगर कोई पॉइंट आपको ऐसे लिख दिया गया है p x और y, जरूरी नहीं है p x y ही लिखा जाए, p और इसमें कुछ वैल्यू भी हो सकता है जैसे 2 3, तो इसमें जो पहला वाला है जो x का वैल्यू होता है उसको हम भुज बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको एबसीसा बोलते हैं, ABSCI और SS एबसीसा बोलते हैं। और जो y वाला है इसको हिंदी में हम बोलते हैं कोटि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको कोई पॉइंट ऐसे दे देगा कि P और 2 और 3 है, तो इसमें पूछा जाएगा कि इस बिंदु का भुज क्या है, एबसीसा क्या है, तो आप बोलोगे 2 है इसका भुज। और अगर आपसे कोटि पूछा जाए कि ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे कि ऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 3 है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी क्वाड्रेंट की बात भी आए करेंगे, सब चीज़ें मैं आपको बारी बारी से सिखाऊंगा, ठीक है। ये अभी लैपटॉप नहीं है, कोई पीसी नहीं है, इसीलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत जरूर है, एक ही स्क्रीन पे सब चीज़ लिखना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आए, और 1 बाय 1 करके हम सारी बातें सीखेंगे। तो चलो इतना बात हो गया, आपने भुज और कोटि समझ लिया। अगर आपको ऐसे लिखा रहे, ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे भी लिख के आ सकता है कि ये जो x एक्सिस है इसको क्या कहते हैं, तो x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं यानी कि एबसीसा। और जो y एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं यानी कि ऑर्डिनेट। अब जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव वाला है y डैश है तो भी हम कोटि ही बोलेंगे, और x डैश है तो भी उसको हम भुज ही बोलेंगे। अब रह गया बात कि इसमें 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। मैंने बोला था कि ये जो चारों पार्ट बन रहा है इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको चतुर्थांश भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो चारों पार्ट है इसमें पॉजिटिव निगेटिव लिखना रहता है। जैसे पूछा जाता है कि कोई पॉइंट है P और इसको बोल दिया गया कि ये 2 और -3 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ये किस चतुर्थांश में बिंदु आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। ये भी देखो, इसमें भी कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सीख जाओगे। मैंने बोला था आपको एक बात कि जो x है ये पॉजिटिव लाइन है, और जो y है ये भी पॉजिटिव है, x डैश जो है ये निगेटिव है, और y डैश जो है ये भी निगेटिव दर्शाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पहला क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, इसमें y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो पहला चतुर्थांश है फर्स्ट वाला, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोई पॉइंट P है तो इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट की अगर इसकी बात करेंगे आप, तो दूसरे में आप देख रहे हैं कि इसमें x तो निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा क्वाड्रेंट जिससे घिरा है, देखो x डैश से घिरा है और y से घिरा हुआ है, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू तो निगेटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपको आशा है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम x को निगेटिव क्यों रखते हैं और y को पॉजिटिव क्यों रखते हैं। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो है, द्वितीय चतुर्थांश जो है, वो x डैश से और y डैश से घिरा हुआ है, सॉरी y से घिरा हुआ है, x डैश और y से ये घिरा हुआ है। इसीलिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इसमें वो पॉइंट होगा, x तो निगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे ही थर्ड में आप देख रहे हैं कि x y दोनों निगेटिव है, तो हम थर्ड में बोलेंगे कि इसमें x और y दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ में अगर आप बात करेंगे तो आप देखें कि x पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये x से और y डैश से घिरा हुआ है, इसीलिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट को बोलोगे कि x तो पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, x और y, सेकंड वाले में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाले में दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। ये क्यों होता है, ये बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, और आगे आपको क्या क्या सीखना है। एक बात और ध्यान रख लीजिए, जैसे हम पॉइंट यहाँ पर दर्शा रहे थे, कोई भी, चलो पॉइंट की बात ही कर लेते हैं अलग। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था कि ये कोई पॉइंट है और इसको हम लिखते हैं एक्स वाई। अब एक्स वाई लिखने का मतलब कि ये जो ऐसे आप खींचोगे, जैसे एक मिनट, चलो एक्स वाई नहीं, हम नाम ही कुछ लिख लेते हैं। ये हो गया अपना वाई और ये हो गया एक्स। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 और 3, और इधर भी मैंने लिख दिया 1 2 और 3। अब कोई पॉइंट मान लो मैं 2 और 3 के सामने लिखता हूँ ये P, तो P का निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, P के जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो x में ये 3 के सामने है, तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, या फिर हम इसको भी 3 लिख सकते हैं। और y में ये 2 के सामने है, तो y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2, और इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 2 है, तो सामने वाला भी 2 होगा।
अब देखिए इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि पहला वाला है भुज और दूसरा वाला है कोटि। पहला वाला एक्स की वैल्यू है और दूसरा वाला वाई की वैल्यू है। अब ये तो कोई पॉइंट हो गया दर्शाने के लिए। अब इसमें ये दोनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि काट रहे हैं, ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, इस बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्त? मूल बिंदु बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई? ओरिजिन। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये होता है 0 0, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। क्यों 0 0 होते हैं? क्योंकि ये वाई में भी 0 पर है और एक्स में भी 0 पर है। कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे खींच दिया, ये वाई है और ये एक्स है। अब इसमें मान लो ये 1 2 मैंने खींचा था, तो अगर आप 1 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो पहले 0 आएगा, फिर आप माइनस खींचोगे, माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे खींचोगे ना। 1 मिनट, ये माइनस का 2 है। 1 मिनट, चला नहीं भाई, ये माइनस का 2 था। वैसे ही अगर y में आप खींचोगे तो ऊपर की तरफ तो आप खींचोगे तो 1 2 ही खींचोगे, लेकिन 1 के नीचे आओगे तो ये 0 होगा पॉइंट, और फिर 0 के नीचे खींचोगे तो ये -1 -2, जैसे नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा होता है, वैसे ही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक 0 0 होता है। ये कई बार डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि मूल बिंदु पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब अगला बात, एक और बात आप इसी चित्र में समझ लीजिए कि कभी भी आपको मान लीजिए y अक्ष पर कोई बिंदु दे दिया जाए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और पूछ दिया आपसे कि इसका निर्देशांक क्या होगा, या इसका मैंने नाम ही ले लिया कि चलो ये बिंदु a है, तो बिंदु a का आप नियामक बताओ या निर्देशांक बताओ कि क्या होगा। तो आप सीधी सी ये बात कहिएगा कि बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा, इसमें पहले तो आपको x की वैल्यू लिखनी है और दूसरी बार y की वैल्यू लिखनी है। नियामक हम ऐसे ही लिखते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो देखो x के बदले में आप क्या लिखोगे, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना कि y एक्सिस पर, y अक्ष पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं x की वैल्यू ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इसकी इधर लिखूंगा तो 0 लिखूंगा, फिर -1 -2। तो जो ये बिंदु 3 के पास मैंने जो पॉइंट लगाया है वो x के लिए तो 0 के ही सामने है। मैंने बोला था जैसे आप p को देखिए, बिंदु p में x की वैल्यू 3 क्यों है? क्योंकि ये x एक्सिस पर 3 के सामने था कि नहीं था? अभी बिंदु a की बात करेंगे तो ये x एक्सिस के लिए तो 0 के सामने है कि नहीं? आप बात को जरा गहराई से समझिए। बिंदु a जो है वो x एक्सिस पर 0 के सामने है, इसीलिए बिंदु a में x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि वो 3 पर ही है y के लिए। तो यहाँ से एक, अब देखो वैसे ही अगर इस पॉइंट को मैं दूसरे कलर से अभी बताता हूँ आपको। देखिए अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, जहां पर मैंने 2 के ऊपर एक गोल बना दिया है, इस पॉइंट की अगर बात करूं, अगर ये पॉइंट बी होता और इसका निर्देशांक लिखना होता तो ये एक्स पर तो 2 के सामने है, लेकिन वाई पर ये नहीं है, वाई में 0 के सामने है, तो हम 0 लिख देंगे। या आप सीधा ध्यान रखिएगा कि अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है, और अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, यानी कि वाई की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। अब इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि x वाला x एक्सिस कहलाता है, y वाला y एक्सिस, और x y दोनों को अगर हम मिला लें तो एक साथ उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। आप बीच में भागिएगा मत, जिसको भी आसान लग रहा है वो ज़रूर से थोड़ा सा और वेट कर ले। देखिए बिंदु आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि एक की 5 और 7 है, इसका भुज आपको बताना है, एब्सिसा बताना है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एब्सिसा में एस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि भुज का मतलब मैंने बोला था कि पहला वाला जो होता है ये एक्स की वैल्यू होती है और इसी को एब्सिसा बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर कोटि की बात की जाए, यानी कि ऑर्डिनेट की बात की जाए, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो कोटि क्या होगा? 7 होगा, और यहाँ पर एब्सिसा क्या है? भुज है 5। ठीक है, पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक छोटा सा और सवाल आपके सामने मैंने ला दिया है। इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है 4 - 3 ये किस चतुर्थांश में होगा, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने आपको बोला था भाई, आप देखो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको ध्यान नहीं है क्वाड्रेंट का कि ये कहाँ पर जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये बना लो ऐसे, एक ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब इसमें देखो वाई की वैल्यू तो निगेटिव है, यानी कि ये हो गया वाई डैश निगेटिव वाला, और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि ये वाला। अब देखो एक्स से और वाई डैश से घिरा हुआ है, यानी कि इसमें ये पॉइंट आएगा, और ये कौन सा चतुर्थांश है दोस्त? चौथा चतुर्थांश है, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश है हिंदी में, और इंग्लिश में होगा 4th क्वाड्रेंट।
ठीक है, तो समझना आसान है आपके लिए, या तो आप डायरेक्ट याद रख लो, और याद नहीं है तो आप ऐसे बना के भी चेक कर सकते हो कि ये कहाँ पे जा रहा है। मैंने क्या बताया आपको, मैं फिर से समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आए वापस देख ले दोस्त। लेकिन समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल काफ़ी क्रेज बढ़ गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने लगे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नहीं, जैसे मान लो आपको -5 और -3 को बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप देख लो कि x भी माइनस है और y भी माइनस है। x का माइनस वाला एक्सिस ये है, y का माइनस वाला y डैश होता है। अब इन दोनों से अगर ये घिरा हुआ क्षेत्र है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ मेरे दोस्त? ये हुआ तीसरा। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि ये तीसरा होगा। वैसे ऐसे ही मान लो अगर आपसे कोई और पॉइंट पूछ ले, एक और दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि -4 और 3 को बता दो कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। -4 है और फिर 3 है, तो आप बोलेंगे कि x वाला तो माइनस है यानी कि x डैश हो गया, और y वाला प्लस है यानी कि y वाला प्लस तो y ही होता है, y माइनस होता तो y डैश ले लेते हैं हम। अब देखो x डैश से और y से घिरा हुआ है, यानी कि ये कौन सा एरिया हुआ दोस्त? ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश हुआ। तो इस तरह से आप चतुर्थांश इजिली कैलकुलेट कर पाओगे, निकाल पाओगे, समझ पाओगे कि किस चतुर्थांश में वो बिंदु है। तो ये जो बिंदु है ये चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलिए अब वापस थ्योरी करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी आते हैं एक दो थ्योरी के, देखते हैं। अभी देखते हैं आगे कि हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट का। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P(x, y), पॉइंट का हमने नाम भी लिख दिया P(x, y). अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि x और y इसके निर्देशांक हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P(x, y) फ्रॉम ओरिजिन, हिंदी वाले लिखेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु P(x, y) की दूरी। तो अब देखो, ये हम डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको डिस्टेंस फार्मूला भी वैसे बोलते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला अभी आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अभी बात करेंगे कि मूल बिंदु से हम दूरी कैसे निकालेंगे। तो चलिए डायग्राम पे आते हैं बिना देरी ना किए हुए। सॉरी, बिना देरी किए हुए बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो इतना तो चलता है। ये एक्स है, बड़ा चित्र बनाते हैं थोड़ा, ओरिजिन। एक मिनट यार, देखिए ये y है, ये अपना x एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट P ले लिया जिसके निर्देशांक x और y हैं। इसकी दूरी आपको बतानी है बिंदु O से, O यानी कि ओरिजिन, मूल बिंदु। अब यहाँ से अगर आपको इसकी दूरी निकालनी है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब देखो, इसको आप चाहो तो ऐसे बना लो, ये बिंदु के पास जो P के पास ऑर्डिनेट्स x और y लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था, इसका मतलब हुआ कि ये x में अगर ये 3 होता तो मैं बोलता कि x अक्ष पर ये 3 के सामने खींचा गया होगा। ये बात मैं बोल रहा था कि नहीं आपको? ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 3 हो गया, ऐसा बात मैंने समझाया था आपको। वही बात यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे आपके समझने के लिए, थोड़ा सीधा लाइन खींचते हैं, अगर मैंने इसको मिला दिया तो आप बोलेंगे ऐसे में कि ये x के सामने खींचा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये x है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये y है। अब अगर ये y है तो आप बोलेंगे कि ये वाला भी y होगा, और फिर ये वाला भी x होगा, इसके सामने होने के कारण। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इतना बात समझ रहे हैं तो मैं ज़रा सा थोड़ा और मिटा के और इस बात को क्लियरली लिख ही देता हूँ। देखिए, थोड़ी लिखने में परेशानी है, लेकिन आप बस बने रहिए, आपको सब चीज़ आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको ऐसे मिला दिया, यानी कि एक त्रिभुज बना दिया, पूरा खींचते तो ये विकर्ण बन जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो। अब देखो, ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ये लाइन जो है ये y है, क्योंकि ये y के सामने आ रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये x है, नीचे वाला, ये जो लेंथ है ये x है। अगर ये a होता तो OA क्या है, x यूनिट है, और PA क्या है, y यूनिट है। ये कैसे x और y हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर से बस एक लाइन खींच लीजिए तो आप बात समझ जाएंगे। क्योंकि ये देखो, अगर b होता तो आप बोलते कि O से B तक तो y है, और O से A तक x है, तो अगर ये वाला x है तो ये ऊपर वाला भी x होगा, और ये y है तो इसके सामने वाला भी y होगा। तो इस हिसाब से हमने x y सेट कर दिया। अब हमारा जो दूरी निकालना है वो मूल बिंदु से P की दूरी निकालना है, यानी कि हमें OP की वैल्यू बतानी है। अब OP की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए कई सारे तरीके हैं यहाँ पर। देखो, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, यानी कि ये एक बन गया, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत। और जो OP है जो हमें निकालना है ये आयत का विकर्ण है।
तो आयत का विकर्ण का आप चाहो तो सूत्र लगा सकते हो, वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई यहाँ पर x है और चौड़ाई y है, तो आप बोलोगे x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, यानी कि OP की जो वैल्यू आ रही है ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। या फिर आप त्रिकोणमिति लगा दो, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। OP की वैल्यू लिखने के लिए आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो भी आप OA का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी तरह से आप लिखोगे तो OP की जो वैल्यू आएगी वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आएगा। यहाँ से ये बात फिक्स हो गई कि अगर आपको किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी होगी तो आप डायरेक्ट लिखोगे उसमें x ऑर्डिनेट का स्क्वायर और प्लस y ऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसका रूट निकाल दोगे। क्यों होता है ये बात भी मैंने बता दिया, क्योंकि OP जो है वो कर्ण है त्रिभुज में, और अगर आप पूरे रेक्टेंगल की बात करते हैं तो विकर्ण है, और विकर्ण का फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ से मैंने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया, या फिर पाइथागोरस भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लो एक सवाल करके मैं दिखाता हूँ। मान लो आपसे ये बोला गया कि एक बिंदु P और ये 3 4 है, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालो। तो आप बोलेंगे कि अगर इससे मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि मूल बिंदु से जो दूरी होगी OP वो होगी रूट अंडर x का स्क्वायर। x मैंने बोला था कि पहला वाला x होता है तो 3 का स्क्वायर, और प्लस फिर y का स्क्वायर, तो दूसरा वाला मैंने बोला था y होता है तो 4 का स्क्वायर आप लिखोगे, और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये 3 या 9 और 4 चौका 16 25 आ जाएगा, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, तो जो आंसर बनेगा अपना वो 5 बनेगा। या जिसको ट्रिपलेट्स याद होंगे तो वो डायरेक्ट ही बोल सकता है कि अगर 3 और 4 है x की वैल्यू तो जो कर्ण आएगा वो 5 आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो इस तरह से आप मूल बिंदु से दूरी निकाल पाएंगे किसी भी बिंदु की। अब बात करते हैं कि अगर मूल बिंदु से दूरी नहीं निकालनी होती तब क्या करते हैं। जैसे मान लो आपको दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, हम ये लिख देते हैं, हेडिंग लगा लीजिए आप अगला, डिस्टेंस बिटवीन, एक सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग अगर बिंदुएं हैं तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। राइटिंग गड़बड़ बन रहा है, राइटिंग तो वैसे काफ़ी अच्छा है हमारा, लेकिन अफसोस कि अभी लिखने के लिए हमारे पास कोई टैबलेट वगैरह नहीं है कि हम अच्छे से लिख पाएँ। लेकिन राइटिंग पे आप मत जाइए, आप यहाँ पर बात की गहराई को समझिए, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब हिंदी में हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए पिछले बार में हमको दिया गया था मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, लेकिन इस बार मूल बिंदु से दूरी नहीं निकालना होगा। इस बार देखिए क्या होगा, जैसे ये मैंने बना दिया, इस बार भी वैसा ही, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। और इस बार मैं दो बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पर लेट से बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु है हमारे पास Q। जरा ध्यान से अब बात को समझिएगा, ये Q है, बिंदु P के निर्देशांक आपको दिया हुआ है x1 और y1, ठीक है, x1 है ये और y1 है, और Q का भी निर्देशांक आपको दिया है x2 और फिर y2। चलो सबको हटाने दो, अच्छा से बनाने दो। आप हेडिंग तो समझ गए होगे, हेडिंग लगा लेना, एक मिनट। देखिए मैंने ये y लिख लिया, ये x लिख दिया, और यहाँ पर एक बिंदु मैं ले लेता हूँ, बिंदु P जिसका निर्देशांक है x1 और फिर y1, और दूसरा बिंदु मैं इधर ले लेता हूँ Q जिसका निर्देशांक है x2 और फिर y2। ये मैंने दो बना दिया, और इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला हमें लेंथ निकालना है, ये PQ की लेंथ निकालनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पहले से नहीं पढ़ा है ज़रूरत है काफ़ी ध्यान से समझने की। PQ की लेंथ हमें निकालनी है। अब देखिए PQ की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको लंब डाल देता हूँ और इसको भी लंब डाल देता हूँ। लंब डालने से आप एक बात समझ पाए होंगे कि जो Q है वो x2 है, उसमें x की वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये कितनी है दोस्त, x2 है, ठीक है। और जो P है केवल इसमें x की वैल्यू कितनी है, x1 है। इसका मतलब जो बिंदु P है वो किसके सामने होगा, x1 के सामने होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि केवल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो क्या होगा, x1 होगा। इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा दोस्त। ये है 0 O है, और O से अगर ये कोई पॉइंट मान लो A है या B है, इसकी ज़रूरत है नहीं लेकिन लिखने की, ठीक है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो O से A तक की जो दूरी होगी वो x2 होगी। क्यों? क्योंकि जो Q है उसमें x की वैल्यू क्या है, उसमें भुज कितना है, x2 है। x2 का मतलब कि O से लेकर के और Q बिंदु जिसके भी सामने है यहाँ पर, उस लाइन की जो दूरी होगी O से वो कितनी होगी, x2 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 5 होता तो हम कहते कि O से A तक की दूरी कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ही अगर मैं y में बात करूँ तो y में आप बात करेंगे, देखो यहाँ तक बिंदु P जो है ये y1 है, यानी कि यहाँ पर ये जो देखो ये जो लेंथ है ये y1 है, और ये जो पूरी लेंथ है ये बनेगी y2,
ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वैसे ही फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक आयत। कैसे, देखो अगर इसको मैं पूरा खींच के एक आयत बना दूं तो आप बोलेंगे कि ये अगर यहाँ पर y1 के सामने होगा तभी यहाँ पे y1 लिखा हुआ है। और फिर आप कहते कि ये अगर y1 है, या फिर मान लो y1 नहीं होता, लेट से ये बिंदु अगर 2 होता तो आप बोलते कि ये O से 2 तक यानी कि 2 यूनिट की ये दूरी है, इसीलिए इसके सामने वाला ये भी 2 होगा। वैसे ही अगर यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट होता तो आप बोलते कि इसके सामने वाला जो लाइन है ये भी कितना होगा दोस्त, 4 होगा। तो इसी तरह से देखो, अंक में तो आप बात समझ जा रहे होगे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई में हमें बात करना है फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। तो मैंने आपको ये बात डायरेक्ट बोल दी कि ये कितना है, y1 है और ये कितना है, y2 है। ठीक है, अब इतना बात अगर आप समझ गए होंगे तो देखो इसके लिए हम यहाँ पर अब एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के लिए मैं इसको इससे मिला देता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको इससे मिलाया तो एक त्रिभुज हमारा बनता नजर आ रहा है ऐसे। और इस त्रिभुज में आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा y2 और माइनस में y1। क्यों होगा y2 माइनस y1 दोस्त, एक मिनट मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये y2 माइनस में y1 होगा मेरे भाई। क्यों होगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक y2 थी और ये थी y1। ये x जैसा दिख रहा है लेकिन ये y1 है। तो अगर y2 में से आप y1 घटा देंगे तो ये लेंथ हमें निकल जाएगा जो मैंने अभी ब्लैक से लाइन खींचा हुआ है, और उसी लेंथ को मैंने लिखा है y2 माइनस y1। सिमिलरली उसी तरीका से आप अगर इस लाइन को लिखना चाहें, ये वाला लाइन, तो ये कितना बनेगा दोस्त, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो x2 है, अगर इसमें से मैं x1 घटा दूँ तो ये केवल बीच की लेंथ इतना सारा बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बात को थोड़ा समझिए, और अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, O से A तक की दूरी थी हमारा x2 और O से B तक की दूरी थी x1। इसीलिए अगर मैं AB को लिखना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये लिखूँगा x2 माइनस में x1। अगर x2 में से x1 घटा देता हूँ तो मेरा AB बच जाएगा। ठीक है, तो AB हमारा कितना आ गया दोस्त, AB आ गया वैसे ही x2 और माइनस में x1। अब बताइए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, अभी मैं ब्लैक से बना के दिखा देता हूँ। देखिए जो मैंने ब्लैक से त्रिभुज खींच दिया, जरा ध्यान से समझिएगा। इस त्रिभुज में PQ क्या है दोस्त, PQ जो है वो है कर्ण। यहाँ पे PQ ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, आप देखिए नीचे मैं लिख रहा हूँ, PQ है कर्ण। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है वो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार है ये x2 माइनस x1 और लंब है y2 माइनस y1। तो इस बात को मैं डायरेक्ट त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग लिख दूंगा कि PQ जो कर्ण है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वैसे ही आधार का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 और माइनस में y1 का स्क्वायर। ये बात अब आप समझ पाए होंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूँ ये और ये क्यों हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कभी भी अगर दो बिंदुएं आपको कहीं भी दी हुई हो, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उनके बीच की दूरी निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। क्यों हो रहा है ये बात मैंने आपको समझा दिया। वापस देखो, सबको काट कर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने एक त्रिभुज लास्ट में बनाया था जिसमें ये आ गया था हमारा y2 माइनस में y1, और ये नीचे वाला आ गया था हमारा x2 माइनस में x1, और हमें ये वाली लेंथ निकालनी थी जिसमें ये थी P और ये थी Q। तो PQ बराबर मैंने डायरेक्ट बोल दिया दोस्त आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार था x2 माइनस में x1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लंब था हमारा y2 माइनस में y1 तो ये हो जाएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसके द्वारा हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को आप लिख लीजिए, और अगर लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और चलिए अब एक दो क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपसे ये पूछ दिया गया कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2, 3 है, और दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है हमारे पास 1 और 2, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे दोस्त कि PQ बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, या फिर x1 माइनस x2 भी हो जाता है, माइनस कॉमन लेने के बाद उसको आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर x1 माइनस x2 अगर आप लिख रहे हो इसका होल स्क्वायर, तो जब y में भी लिखोगे तो वहाँ भी y1 माइनस y2 लिख लेना। हालांकि ये बात ध्यान में नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस कॉमन होने के बाद स्क्वायर उतना ही बनता है। ठीक है, अब देखो इसको x2 माइनस x1 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y2 माइनस y1 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में फिर 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर वापस, यानी कि ये कितना आएगा हमारे पास PQ की वैल्यू √2 आएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और इस पे करते हैं। देखिए एक सवाल आपके सामने आ चुका है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप ट्राई कर लिए होंगे तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए आपको सवाल में दिया गया है कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 - 8 एंड x0 इज इक्वल टू 17 यूनिट, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x3 एंड 0 1। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी वाले में यहाँ पे जो x0 लिखा है ये गलत हो गया है, यहाँ पे 0 नहीं है 3 है, आप इंग्लिश में ये बात देख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो आपको दो बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको 17 दे रखी है और इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो जो दे रखा है उसमें अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे लिखेंगे। इनको लिखेंगे रूट अंडर, देखो 0 माइनस में एक्स का स्क्वायर यानी कि x1 माइनस में x2। पहला वाला ये x1 है, दूसरा वाला x2 है। वैसे ही 8 जो है वो y1 है और 0 जो है वो y2 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या x2 माइनस x1 आप कर लो, किसी भी तरह से कर लो। तो देखो 0 में से x जाएगा तो माइनस का x का स्क्वायर कितना आएगा, x का स्क्वायर ही आएगा, प्लस -8 में से 0 घटाएंगे तो -8 ही रह जाएगा और -8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, 64 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 64। और ये किसके बराबर है दूरी, ये 17 यूनिट के बराबर है, तो ये 17 हो गया। और हमें निकालना क्या है ये भी आप देख सकते हैं। पहले यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस में 64 इतना होगा। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि x का जो स्क्वायर होगा ये 225 होगा। अब x का स्क्वायर 225 आ चुका है। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x3 था ये, x3 और साथ में 0 1 के बीच की दूरी। तो देखो इनके बीच की दूरी हम कैसे लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x और माइनस में 0 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस में 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। ये हमें बताना है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि ये मैं कैसे लिखा, x3 और 0 1 के बीच का हमें दूरी बताना था, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तो पहला को पहला में से घटा के और स्क्वायर करना है और दूसरे वाले को दूसरे में से। तो x को मैंने 0 से घटाया और x ही बचा तो x का स्क्वायर, फिर 3 को 1 में से घटाएंगे तो 2 आएगा और उसका स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखो x का स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि ये 225 है, तो इसके बदले में मैं 225 लिख दूं अगर, तो इसके बदले में ये हो जाएगा 225 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ओवरऑल ये मिला के कितना बन जाएगा 229। और यही अपना आंसर है रूट अंडर 229। तो आशा है कि बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक और थ्योरी पढ़ लेते हैं, पोलर फॉर्म पढ़ लेते हैं। पोलर फॉर्म आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लीजिए। देखिए हेडिंग लगा लीजिए आप, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट आप लिख लीजिए आगे, मुझे तो लिखने में परेशानी है तो मैं आधा ही लिख रहा हूँ। पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट आप पूरा लिख लीजिए। हिंदी में इसको ध्रुवीय रूप बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुवीय रूप। आपने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा तो इस बात को पढ़ा होगा, ध्रुवीय रूप। देखिए पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप हम कैसे लिखते हैं। अभी अगर आप हेडिंग लगा लिए होंगे तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कट करता हूँ क्योंकि आप हेडिंग लगा लीजिए, मुझे वापस यहीं पे लिखना है इसीलिए हटाना पड़ेगा इसे। आप हेडिंग लगा लो बस, पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय रूप। देखिए अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने वैसे ही अभी चित्र बना दिया। ये एक पॉइंट है P जिसका हमें पोलर फॉर्म लिखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये वो पॉइंट है P जिसका पोलर फॉर्म हमें लिखना है। और P का निर्देशांक हमें x और y दे रखा है, यानी कि P के जो नियामक हैं वो x और y हैं। अब इसमें मैं वैसे ही अगर एक त्रिभुज बना दूं ऐसे, ये O है अपना यानी कि ओरिजिन है, जिसका मूल बिंदु, जिसको हम हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए कि ये एंगल जो OP लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है। तो ये थीटा कोण मान लेते हैं हम कि ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब अगर ये थीटा है, अभी इसमें आप बोलेंगे कि ये लाइन x है और ये लाइन क्या है, y है। ये तो मैंने पहले ही समझा रखा है कैसे x और y होगा। अब देखो हम x और y को यहाँ पर त्रिकोणमिति के फॉर्म में लिखेंगे, x और y को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इस चित्र में आपसे पूछा जाए, इसको हम r बोलते हैं। ठीक है, O से जो P है इस लेंथ को r बोलते हैं पोलर फॉर्म में। वैसे हालांकि ये मूल बिंदु से दूरी ही है, तो अगर आप r को लिखना चाहो पहले से, तो r तो मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। ये तो बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, आप ज़रा ध्यान से बात समझिएगा। इसमें अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि P/h। तो थीटा के सामने वाला P होता है, थीटा के सामने y है, तो मैं बोलूँगा y, और बटे में कितना हो जाएगा r, क्योंकि h जो है वो 90 के सामने होता है और 90 के सामने r है। अब यहाँ से अगर मैं y को लिखने की बात करूँ तो y हो जाएगा r साइन थीटा, तिरछा गुना कर देना है आपको, तो y कितना हो गया r साइन थीटा।
ऐसे ही अगर मैं इसमें कॉस थीटा लिखना चाहूँ इसी चित्र में, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा होता है b/h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर आधार है x और कर्ण है r, तो हम कॉस थीटा लिखेंगे x/r। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, ये आ जाएगी r कॉस थीटा। अब देखिए बिंदु P की जो पोलर फॉर्म लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे कि p(x,y), इसके बदले आप लिखोगे p, और इंटू में x के बदले क्या लिखोगे, देखो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, x की वैल्यू आई हुई है r कॉस थीटा, तो p को हम लिखेंगे r। एक मिनट, देखिए हम p को क्या लिखेंगे यहाँ पर, x को क्या लिखेंगे r और कॉस थीटा, और वैसे ही जो y है y के बदले हम क्या लिखेंगे r और साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p(x,y) के बदले में मैंने लिख दिया p और r cos थीटा x के बदले और y के बदले r sin थीटा, यही पोलर फॉर्म है, इसी को ध्रुवीय रूप बोलते हैं। ठीक है, जब भी ध्रुवीय रूप लिखना आए तो आप बस r की वैल्यू निकालना पहले, और r की वैल्यू को sin थीटा और cos थीटा के साथ लिख देना है, वही ध्रुवीय रूप होता है। ठीक है, तो बात आप समझ गए होंगे कि ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप के लिए बस p के साथ आपको लगाना है r cos थीटा, और r क्या है, मूल बिंदु से दूरी है, और फिर r sin थीटा, यहाँ भी r मूल बिंदु से दूरी है, और थीटा क्या है, थीटा है धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण। ये ध्यान रखना, जो पॉजिटिव x एक्सिस है इसी के साथ बनाया हुआ कोण आपको लेना है। यानी कि अगर नेगेटिव के साथ आपको कोण दे दिया है कि ये मान लो 170 है, तो आप 180 में से घटा लेना, फिर धनात्मक के साथ निकल जाएगा कि कितना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए पोलर फॉर्म पे एक दो सवाल भी कर लेंगे। यहाँ पे एक बात और आप याद रख सकते हैं कि टेन थीटा अगर यहाँ पे आप निकालते हैं, जैसे थीटा की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, तो टेन थीटा अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो टेन थीटा कितनी हो जाएगी दोस्त, वाई और बटे में एक्स। टेन थीटा कितना होगा, वाई बटे एक्स। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टेन थीटा को मैं y/x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि टेन थीटा होता है p/b, तो p हो गया थीटा के सामने वाला यानी कि y, और b होता है थीटा के नीचे वाला यानी कि x। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, y/x। इस टेन थीटा का आगे यूज आएगा, मैं बताऊँगा कहाँ यूज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोलर फॉर्म पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो लेट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक पॉइंट P है जिसका जो निर्देशांक है वो है √3 और फिर 1, और इसका पोलर फॉर्म आपसे बोला गया कि इसको ध्रुवीय रूप में लिखिए या इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको दोस्त, देखिए चित्र से ही बात मैं समझा देता हूँ आपको। आप डायरेक्ट भी चाहे तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने से पहले मैं आपको एक बार चित्र से इस बात को समझा दूँ कि अगर मैं ऐसे बनाऊँ, देखो दोस्त, तो इस तरह से मैंने चित्र बनाया था। यहाँ पे पॉइंट P था। अब इसमें आप देखेंगे कि ये वाला लाइन y था, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो गया। ये लाइन x था, तो x की वैल्यू √3 है, तो √3। चलो मैं लिख देता हूँ इसमें, ये 1 हो गया और ये √3 है, x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने लिख दिया। और ये था थीटा। तो आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये r था। r की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो r की वैल्यू क्या था, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। r की वैल्यू 2 आ गया। कैसे निकाला मैंने, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जिसका वर्गमूल हो गया 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब थीटा निकालना पड़ेगा आपको। थीटा के लिए मैंने बोला था कि टेन थीटा आप लिखिए। टेन थीटा क्या होगा, y/x। y/x का मतलब ये 1, और बटे में x का मतलब ये नीचे वाला √3। अब टेन थीटा में 1/√3 कितने पर होता है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री पर होता है, यानी कि थीटा कितना हो गया दोस्त, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म लिखिएगा कि पोलर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, P, और फिर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा r cos थीटा लिखना था, तो r का मान है 2, तो हम लिखेंगे 2, और cos थीटा के बदले में कितना लिखेंगे, 30, और फिर लिखेंगे हम r और साइन थीटा, तो r के बदले में वापस 2 लिखेंगे, और साइन और थीटा के बदले में कितना लिखेंगे, 30। तो ये जो आ रहा है यही पोलर फॉर्म है, और यही इसका आंसर होगा इस सवाल का। ऐसे आपको लिखने के लिए सवाल आ सकता है भविष्य में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल भी आते हैं, CDS में कई बार पूछे गए हैं, तो CGL मेंस में भी आने के चांसेज हैं। आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन सवाल आपको पोलर फॉर्म का ही दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, अगर इसी सवाल को आप बिना फिगर का करना चाहते हैं मौखिक, तो आप कैसे करेंगे। डायरेक्ट देखिए, आपको पोलर फॉर्म में पता है कि क्या लिखना है। पोलर फॉर्म में आपको लिखना है r और cos थीटा, और साथ में क्या लिखना है, r और साइन थीटा, यही लिखना है। तो इस बात को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर r निकालिएगा तो √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। x पहला वाला है यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और y दूसरा वाला है, एक मिनट, ये 3 है, y दूसरा वाला होता है यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये डायरेक्ट 2 आप लिख सकते हैं, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ज़रूरत है किसकी, थीटा की। थीटा के लिए आप टेन थीटा लिखिएगा, तो टेन थीटा था y बटे में x, तो y इसमें दूसरा वाला है, दूसरा वाला y होता है यानी कि 1, और पहला वाला x होता है तो √3।
और टेन थीटा से आप यहाँ से समझ गए कि टेन थीटा में 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, तो थीटा 30 डिग्री हो गया। अब देखो बिना चित्र के हम इजीली लिख पाएंगे कि ये पी और आर के बदले कितना आ गया है 2 और कॉस 30 डिग्री, और फिर आर के बदले में 2 और साइन 30 डिग्री। तो ये बात आप डायरेक्ट बिना चित्र के लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ध्रुवीय निर्देशांक निकालना है, पोलर ऑर्डिनेट निकालने हैं आपको इस सवाल का, ठीक है। इसमें आपको एक ऑर्डिनेट दिया है, एक पॉइंट दिया है और इसका पोलर ऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। तो आपको ध्रुवीय निर्देशांक निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैंने पहले ही बताया था दोस्त। देखो अब या तो चित्र बना लो, लेकिन चित्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखो। पहले तो किसकी वैल्यू लिखेंगे दोस्त, आर की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, आर बराबर होता है आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या तो इन दोनों का स्क्वायर कर लो या आपको ये बात पता हो डायरेक्ट। चलो निकाल ही लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 और प्लस में 1 और माइनस में 2√3, ठीक है। और प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 और प्लस में 2√3, तो ये 2√3 प्लस माइनस तो साफ हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8 बन जाएगा। 8 का मतलब ये 2√2 आ गया। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2√2 आ गई। अब आर की वैल्यू अगर 2√2 आ गई है तो अभी आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा के लिए मैंने बोला था कि tan थीटा आप लिख लो, y/x होता है, y का मतलब दूसरा वाला और x का मतलब पहला वाला। तो tan थीटा को आप डायरेक्ट लिखोगे, दूसरा वाला है √3 और प्लस का 1 और बाई √3 और माइनस का 1। अब यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि tan थीटा में √3 + 1/√3 - 1 जो होता है ये 75 डिग्री का मान होता है। ये बहुत बार डायरेक्ट आपको त्रिकोणमिति में काम करेगा, ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि अगर ऐसे आपको दे दिया है कि tan थीटा बराबर √3 + 1 है और बटा में √3 - 1 है, तो ये थीटा बराबर 75 डिग्री पर होता है। अगर ये उल्टा होता, माइनस वाला ऊपर होता और प्लस वाला नीचे होता, तो यही 15 डिग्री हो जाता। 90 में से हम 75 को घटा लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थीटा कितना आ गया 75, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना कैलकुलेट करेंगे तो और टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 75 आ गया। तो आप डायरेक्ट अब पोलर फॉर्म लिख सकते हैं कि पी और एक्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, आर और कॉस थीटा। तो आर के बदले में हमारा 2√2 आ गया है, और क्या लिख देंगे, कॉस थीटा के बदले में 75 और आर के बदले वापस 2√2 लिखेंगे, और फिर साइन थीटा, तो साइन और थीटा के बदले में 75। यही अपना आंसर होगा इस सवाल का। तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। कुछ और थ्योरी कर लें कि आज के लिए इतना ही छोड़ दें। चलिए अभी कुछ और पढ़ लेते हैं, आपको सेक्शन फार्मूला बता देता हूँ। चलिए देखिए भाई, हेडिंग लगा लीजिए अब आप, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हिंदी वाले लोग लिख लेंगे। और देखिए सेक्शन फार्मूला अभी मैं प्रूफ करके तो नहीं दिखाऊंगा, आपको प्रूफ करना हो तो आप इसको सिमिलरिटी लगा के प्रूफ कर सकते हो। पहले मैं बता दूं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। विभाजन सूत्र का मतलब है कि कोई लाइन लेट से आपको पी क्यू दे रखी है और इसका निर्देशांक भी दिया है कि ये x1 y1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्यू के लिए आपको दे दिया ये x2 और y2 है। अब ये बोला जाएगा कि बीच में कोई पॉइंट है P, और ये मान लो इस पॉइंट का आपको नाम भी दे दिया XY, तो आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट जो है ये इस पूरे लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लो MN रेशियो में डिवाइड करती है, तो यही रेशियो आपको निकालना रहता है। या फिर पहले से आपको M और N रेशियो दे देगा, फिर बोलेगा कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो PQ को M और N के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे सवाल पे, ठीक है। सवाल से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आपको आएगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच लिया, जैसे मान लो ये P है और ये Q है, और बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया A, और इस A पॉइंट का जो निर्देशांक है वो XY है, P का जो निर्देशांक है ये x1 और y1 है, और जो Q का निर्देशांक है ये है x2 और y2। अच्छा देखिए, डिवीजन दो तरह से होता है, यानी कि विभाजन दो तरीके से होता है। सेक्शन फार्मूला का दो अलग अलग पार्ट है, ठीक है। एक को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, यानी कि जब अंतः विभाजन होता है तब के लिए सेक्शन फार्मूला लगता है, और जब बाह्य विभाजन होता है तब। तो अभी आप हेडिंग लगा के रखिएगा इंटरनल, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। चलो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है इंटरनल डिवीजन, ठीक है। और हिंदी वाले लोग लिखेंगे अंतः विभाजन। क्या लिखेंगे दोस्त, अंतः विभाजन। और एक होता है बाह्य विभाजन, दोनों मैं बताता हूँ। अंतः विभाजन कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ये बिंदु A है और इधर बिंदु B है, इसका निर्देशांक है x1 और y1, और इसका निर्देशांक है हमारे पास x2 और y2। ये x2 हो गया और फिर y2 हो गया। अभी आप देखेंगे कि इसमें बीच में कोई पॉइंट मान लो P दे दिया आपको, और इसका निर्देशांक अगर x और y है, और ये दिया है कि जो P है वो AB को M और N रेशियो में डिवाइड कर रही है।
ए बी को एम और एन रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि पी ए और बटा में पी बी, ये जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा, एम एन का रेशियो आएगा। पी ए बटा में पी बी जो होगा वो एम एन का रेशियो आएगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि पी ए और पी बी का जो रेशियो है ये एम एन का रेशियो है, यानी कि पी जो है वो ए और बी को एम अनुपात एन में डिवाइड कर रही है, तो हम ये बात डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे दोस्त कि ऐसे कंडीशन में जो पी के निर्देशांक होंगे, एक्स की वैल्यू जो होगा पी के लिए, एक्स की वैल्यू, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, एक्स की जो वैल्यू होता है वो होता है एम और एक्स टू और प्लस एन एक्स वन और बाई एम प्लस एन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, m को x2 के साथ लेते हैं और n को x1 के साथ, यानी कि m को दूसरे वाले के साथ लेना है और n को पहले वाले के साथ लेना है। ये तो x के लिए हो गया। ऐसे ही अगर आपको y की वैल्यू लिखना है तो y निर्देशांक जो होगा वो होगा m y2, m में भी हम y2 के साथ m को लेंगे, y में भी, और n को लेंगे किसके साथ, y1 के साथ, और बटा में हम लिखेंगे m प्लस n। ये कब के लिए होगा, जब अंतः विभाजन होगा तब। अंतः विभाजन का मतलब ये जो विभाजित करने वाली बिंदु है ये दोनों लाइन के बीच, ये जो लाइन है पॉइंट ए है और बी है ये इनके बीच में स्थित होगा, यानी कि इसी लाइन पर स्थित होगा, और पी और बी के बीच में अगर ये स्थित है बिंदु पी, तब हम कहेंगे कि ये अंतः विभाजन है। और ऐसे में बिंदु पी के जो निर्देशांक होंगे वो होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और बाई एम प्लस एन एक्स के लिए, और वाई निर्देशांक के लिए होगा एम वाई टू और प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। इस चीज़ को आप सिमिलरिटी लगा कर सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं और एक्सटर्नली डिवीजन देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है। तो अभी आप हेडिंग लगा सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब हुआ हिंदी में बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, अभी देखिए बाह्य विभाजन में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। बाह्य विभाजन में आपको ऐसे मान लो एक लाइन हमने बना दिया, ये ऐसे ही ए हो गया, और एक मिनट, ये ए है हमारे पास और ये बिंदु बी है। ए का निर्देशांक अभी भी x1 y1 है जैसे पिछले में था, और बी का निर्देशांक है हमारे पास x2 और y2। और बाह्य विभाजन में जो बिंदु P इनके बीच में स्थित था वो बिंदु P अब बाहर होगा। इसको बाहर बढ़ाने पर इधर कहीं पॉइंट P स्थित होगा जिसका निर्देशांक xy हमने लिया था। है बिल्कुल सेम ही, अंतर इतना है कि अंतः विभाजन में बिंदु P इधर A और B के बीच में रहता है और बाह्य विभाजन में वो बाहर होता है। हालांकि इस चित्र से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी सवाल में आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर भी वही बात दिया रहेगा कि रेशियो यहाँ पर भी पी ए और बाई पी बी अगर आप लिखते हैं पी ए बाई पी बी, तो रेशियो यहाँ भी आपको एम एन दिया हो। मान लो कि पी ए और पी बी का जो अनुपात है वो एम एन है। तो बाह्य विभाजन में अगर आप बिंदु पी के निर्देशांक लिखना चाहते हैं और अगर एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे तो उसी तरीके से हम लिखेंगे फिर से एक्स बराबर एम, और एम के साथ हमें लेना है एक्स टू को। अब अंतर इतना है कि इसमें माइनस आ जाएगा बाह्य विभाजन है तो, और एन एक्स वन और बाई में एम माइनस एन। वैसे ही अगर y की वैल्यू लिखना है तो आप बोलोगे m और y2 और फिर माइनस में n और y1 और बट्टे में आप लिखोगे m माइनस में n। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है सेक्शन फार्मूला में, एक तो अंतः विभाजन का जब प्लस होता है बीच में, और एक बाह्य विभाजन का। ये याद रखना काफ़ी ईजी है। m के साथ आपको x2 को लेना है और n के साथ x1 को लेना है, और बाह्य विभाजन है तो माइनस रहेगा और अंतः विभाजन है तो प्लस रहेगा। इतना बात आप लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल करते हैं इस पर भी। चलिए देखिए, जैसे आपके पास पहला सवाल आ चुका है, और दोस्त आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है, थोड़ा सा भी आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन में भी अब तरह तरह के नियम आ गए हैं। बेल आइकन में आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जब भी बेल आइकन प्रेस कीजिए तो ऊपर आपको ऑल कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा, ताकि हम भी जानते रहें कि कितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं। देखिए चलिए कोई बात नहीं है, अभी शुरू कर लेते हैं। आप तो अपना काम करते नहीं हो, फिलहाल मुझे अपना काम करना होगा। देखिए आपको सवाल क्या दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए जो बिंदु 2-3 और -4 6 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता है, यानी कि आपको यहाँ पर दिया है कि इंटरनली डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन चित्र की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो मैं चित्र भी बना के एक बात समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पॉइंट पहला हो गया जिसमें 2-3 है, दूसरा पॉइंट है -4 6, ठीक है, और ये पॉइंट P है जिसका निर्देशांक हमें एक्स वाई बताना है, और ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2-3 को। ये 2 है और ये 3 है। 2-3 में डिवाइड करने का मतलब 2 हो गया m की वैल्यू और 3 किसकी वैल्यू हो गई दोस्त, n की।
अब चलिए फॉर्मूला बैठा देते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला भी ज़रूरत नहीं है रटने की आपको, जिस तरह से मैंने समझाया था उस तरह से हम लिखते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू लिखें तो मैंने बोला था mx2, m है यहाँ पर 2 और x2 क्या है दूसरा वाला x2 -4। तो 4 दूना का कितना हो गया दोस्त, माइनस का ये 8 हो गया। फिर प्लस अंतः विभाजन है तो हम प्लस लगाएंगे, और फिर n यानी कि दूसरा वाला, और x1 यानी कि ये 2। तो 3 दूना क्या हो गया दोस्त, 6 हो गया। तो यहाँ पे प्लस 6 लगाएंगे, और नीचे m + n, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये बन गया -8 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2/5, ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू लिखते हैं तो y बराबर भी मैंने बोला था कि y में भी हम वैसे ही लिखेंगे my2। तो m तो 2 है और y2 दूसरा वाला होगा यानी कि 6। तो ये बन गया 6 दूना 12, और प्लस आपको लिखना पड़ेगा ny1। तो n है 3 और y1 क्या है -3। तो हम 3 को -3 से गुना करेंगे तो ये माइनस में मिल जाएगा, 3 × 9, और बट्टे में फिर से m + n यानी कि 5। तो 9 में से 12 में से 9 जाएगा तो 3/5 आ गया। यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया पॉइंट P। और इसका निर्देशांक लिखना था तो x निर्देशांक है -2/5 और y निर्देशांक है 3/5। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें P का दोनों निर्देशांक ही पूछे, x और y ही। कभी कभी केवल x निर्देशांक ही पूछता है कि चलो इसमें उस बिंदु के x निर्देशांक को यहाँ पे लिखा रहेगा कि x निर्देशांक को ज्ञात करो, तो केवल x वाला आप निकाल दीजिएगा। अगर y पूछे तो केवल y वाला निकाल दीजिएगा, दोनों पूछे तो इस तरह से निकाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम तरीके का सवाल है, इसमें बाह्य विभाजन दिया गया है। तो इस बार मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा लीजिए। देखिए अगर बाह्य विभाजन दिया है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर क्या होगा, m और x2। तो m इसमें क्या है, पहला वाला m है और दूसरा वाला n है। तो m का मतलब हो गया 1, m x2 लिखना है, x2 क्या हो गया दूसरा वाला ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें ये x1 है, ये आपका y1 है, वैसे ही ये x2 है और ये क्या है y2 है दूसरे बिंदु के लिए। तो ये सारा बात आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही बात आपको नहीं समझ में आ रहा है और बाकी चीज़ें मैं बताए जा रहा हूँ तो भी आपको कुछ आएगा नहीं फिर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब डायरेक्ट हम बैठाते हैं। तो x बराबर हम लिखेंगे mx2। तो m है 1 और x2 हमारे पास है 3। तो ये हो जाएगा 3m। अच्छा m की वैल्यू तो 1 दिया है ना, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें लिखना होता है n और x1। तो n है हमारे पास 2 और x1 क्या है यहाँ पर, x1 भी 2 ही है। तो ये 2 दूना 4 आएगा। अच्छा ठीक है, तो 4 लगा लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये माइनस में 4 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बाह्य विभाजन है। और नीचे आपको m - n लिखना है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई -1 और बटे में -1, यानी कि ये तो 1 आ गया। अब y की अगर बात करेंगे तो y में क्या हो जाएगा दोस्त, y में होगा वैसे ही my2। तो m तो 1 है और y2 5 है। तो आप बोलोगे कि 5 एकम 5, और फिर माइनस में बोलोगे ny1। तो n तो 2 है और y1 1 है, तो 2 एकम 2, और बटे में वैसे ही m - n यानी कि 1 में से 2 घटेगा तो -1। ये आ गया प्लस का 3 होगा ना, प्लस का 3 और बटे में माइनस का 1 यानी कि ये -3 आ गया। तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो पहले तो x वाला लिखते हैं यानी कि 1, फिर y वाला लिखते हैं तो ये -3, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया, 1 - 3। अब आशा है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर से लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट तो ज़रूर से मारते रहें और लाइक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक बिंदु है 1 और 4 और दूसरी बिंदु है 9 - 12। इनको मिलाने वाली रेखा जो है उसको एक बिंदु है k - 6, ये किस अनुपात में डिवाइड करेगी। चलिए इसमें अनुपात ही निकालना है आपको, यानी कि सेक्शन फार्मूला ही एक तरह से अप्लाई करना है। पहले आप बात को समझिए कि पहला पॉइंट है हमारे पास 1 4, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 9 और -12। अब बीच में कोई पॉइंट यहाँ पर P है जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है k और -6। अब ये किस अनुपात में बांटेगी ये आपको बताना है। तो हम अनुपात मान लेते हैं कि ये m/n में ही डिवाइड कर रहा है। बहुत लोग k और 1 भी मानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप k1 मानो या फिर mn मानो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो मैंने m और n मान लिया कि ये m और n रेशियो में ही डिवाइड करेगा। अब ऐसे में आपको पता है, देखिए जब ऐसा सवाल आए तो जो बीच वाला ये दिया हुआ है p की वैल्यू, इसमें आप देख लो कि किसका मान दिया हुआ है, और दोनों में से कोई एक ही मान आपको दिया रहता है ज़्यादातर। ठीक है, दोनों मान दिया रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। जैसे इसमें देखो k वाला तो आपको ये k दे दिया है, मान जो एक्चुअल में अंक में दिया है वो -6 दिया है, यानी कि y की वैल्यू दी हुई है। तो जो आपको वैल्यू दिया हुआ हो x या y का, उसी का फॉर्मूला आप अप्लाई करें। y का वैल्यू हमें -6 पता है, x का तो k है, ये वेरिएबल है इसीलिए इसको हम नहीं टच करेंगे, हम डायरेक्ट y पर आएंगे। हमें y का वैल्यू पता है तो हम y की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं कि y की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है दोस्त।
तो y के बदले में मैं -6 लिख देता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6 है। तो y के बदले मैंने क्या लिख दिया दोस्त, -6। और y का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला वही है m और y2। तो m यहाँ पर m ही है, m के बदले में कुछ दिया नहीं है, y2 के बदले में -12 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे -12m, क्योंकि m को y2 से गुना करना है। और देखो इसमें ये नहीं दिया है कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है, तो आप अंतः विभाजन का ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, -12 और m हो गया, और फिर प्लस अंतः विभाजन लगाना है तो हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर। और आगे देखिए फिर ny1 लिखना है, तो n क्या है यहाँ पर, n की जगह पर n ही है, और y1 क्या है, 4 है। तो ny1 के लिए n और 4 को गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4n। और बटे में क्या होता है, m+n, तो m+n मैंने लिख दिया। और हमें m n का ही रेशियो बताना है कि m अनुपात n क्या होगा। चलो तिरछा आप गुना करो तो ये आ जाएगा -6m और -6n बराबर आ जाएगा आपके पास -12m और +4n। अब देखो m को एक साइड करते हैं और n को एक साइड, तो 12 इधर आएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6m, और 6 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 10n। यानी कि m/n जो आएगा वो 10/6 आएगा, यानी कि 5/3 आएगा। तो m अनुपात n जो आया हमारा वो कितना आ गया दोस्त, 5:3, और यही अपना आंसर है। तो आशा है कि बात को आप समझ पाए होंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये रेशियो माइनस में आ जाता तो हम ये कहते कि ये बाह्य विभाजन है। ठीक है, आंसर नहीं बदलता, माइनस में आता तो हम बस ये कह सकते थे कि ये बाह्य विभाजन है। अगर आपसे कभी सवाल आ जाए कि ये बिंदु इसको बाह्य विभाजित करेगा कि अंतः विभाजित करेगा, ऐसा पूछे, तो आप ऐसे ही रेशियो निकाल लो। अगर इसमें माइनस में रेशियो आ रहा है तो आप समझ लो कि ये बाह्य विभाजन है, प्लस में आया तो अंतः विभाजन है। चलिए एक सवाल और देखते हैं आगे जल्दी से। देखिए दोस्त, अगला सवाल अपने पास ये है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करेगा। देखिए x अक्ष की बात यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि कोई निर्देशांक है वो किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। तो आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं, बिना चित्र के भी काम चल सकता था। जैसे मान लो ये बिंदु हमारे पास है -4 और 3, और दूसरा बिंदु हमारे पास है 5, 2। अब इसमें आपको कह रहा है कि x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करेगा। मान लो ये x अक्ष है अगर, तो यहाँ पर ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लो ये mn है तो यही mn आपको रेशियो बताना है। अब एक बात जरा आप गौर कीजिएगा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि x अक्ष जो होता है, x अक्ष पर किसी भी बिंदु में x का मान तो होता है लेकिन y 0 होता है। ये बात मैंने आपको शुरू में समझाया था कि नहीं, कि x अक्ष पर हमेशा y 0 होगा और y अक्ष पर x 0 होगा। तो यहाँ पे y 0 हो गया, x तो होगा क्योंकि x अक्ष के लिए हमें बताना है, तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब y अगर 0 है तो अभी मैंने बोला था कि अगर ये रेशियो mn आपको निकालना है तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू आपको पता हो उसी का फॉर्मूला लगा दें। तो y की वैल्यू हमें पता है कि 0 है तो y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। y बराबर क्या होगा, y के बदले में मैंने 0 लिख दिया, और y बराबर फिर से वही लिखेंगे m और y2। तो m है यहाँ पर m ही, और y2 5 है, तो ये बन जाएगा, सॉरी y2 2 है यहाँ पर, तो 2m। ठीक है, और प्लस में हम लिखेंगे n और y1, तो n और y1 के बदले में 3 है तो 3n, और y में m+n, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, m+n। अब ये इधर जाके पूरा तो 0 बन जाएगा। 0 बनने के कारण हमारा बस ये बचेगा कि 2m बराबर में -3n, यानी कि m/n कितना आ गया, m/n, या फिर m/n आ गया 3:2। ये अपना आंसर है। अब देखो इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आने का सीधा मतलब है कि ये बाह्य विभाजन है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। हम ये कहेंगे कि रेशियो तो m/2 होगा, लेकिन ये बाह्य विभाजन होगा। बस इतना ही बात आपको करना है। चलिए आगे एक और मिड पॉइंट थ्योरम देख लीजिए। मैंने मिड पॉइंट शुरू में ही बताना चाहिए था लेकिन छूट गया, कोई बात नहीं, अभी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए अगर वैसा ही है, मान लो ये पॉइंट ए है हमारे पास x1 y1, ठीक है, और इधर पॉइंट है हमारे पास b, और ये है x2 और y2, ठीक है। और इनको जो इनके बीच में एक पॉइंट p है जिसका निर्देशांक हमें xy दिया हुआ है, और ये दिया है कि ये p जो है ये मध्य बिंदु है ab का। अगर p ab का मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये a और b को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि m और n के बदले जो रेशियो होगा वो 1:1 का हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपको x लिखना है तो ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये होगा x1 प्लस x2 और y2 होगा। और ऐसे ही अगर y लिखना है तो ये डायरेक्ट हम लिख लेंगे कि ये होगा y1 प्लस में y2 और बटे में 2। ये कब होगा, जब बिंदु P जो है ये मध्य बिंदु हो। ये ध्यान रखिएगा, अगर बिंदु P AB का मध्य बिंदु है तो हम P को डायरेक्ट लिखेंगे x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, चलिए एक सवाल करके दिखा देता हूँ इस पर मैं आपको। जैसे मान लो आपको ये दिया हो कि दो बिंदु है, एक तो P है जिसमें 2 3 वैल्यू है, और एक है अपने पास Q जिसकी वैल्यू है अपने पास
मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है और 1 है। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दें, ऐसा आपसे सवाल किया जाए तो आप बोलेंगे कि भाई मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा उसमें x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2/2। तो x1 तो है 2 और x2 क्या है 4, पहला वाला x होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो 2 और 4 आप जोड़ेंगे तो 6/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3। और y की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो y होगा y1 प्लस y2/2। तो y1 3 है, y2 1 है, तो 3 और 1 4/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। तो आप बोलेंगे कि जो इनका मध्य बिंदु होगा मान लो m, तो उसका निर्देशांक क्या आएगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं 3, फिर y की वैल्यू लिखते हैं 2, तो उसका वैल्यू आएगा 3 और 2। ठीक है, एक सवाल इस पर मैं दिखाता हूँ, एक ज़बरदस्त सवाल, आपको मज़ा आएगा देखकर। देखिए अपने सामने एक सवाल आ चुका है। सवाल है कि बिंदु 8 -8 और 13 और फिर K2J के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर 4 और 10 है तो K-J की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या करते हैं हम, डायरेक्ट वही लिखते हैं। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। देखिए चित्र बनाएंगे अगर तो ऐसे होगा कि ये पहला पॉइंट हमारे पास -8 और 13 है। बार बार लेकिन चित्र का आदत मत लगाइएगा, ये चित्र ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिना चित्र के ही बात बन जाएगा। ये के है, मैं फ़िलहाल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखा हो SSC CGL का तो उसमें देखिए कितना मज़ा आता है। उसमें बिल्कुल चित्र वित्र को हम अवॉइड करते बनाते हैं और ज़्यादा जितनी से जितनी जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके वैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिखाने का काम है मेरा, इसीलिए मैं हर एक चीज़ लिख के सिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक दिया है, तो मान लो मिड पॉइंट P है, इसका निर्देशांक आपको क्या दिया है 4 और 10। ठीक है, अब देखो अगर इसका निर्देशांक आपको 4 10 दे दिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 जो है ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू हम लिखते कैसे थे, देखो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये तो पता है। और अगर P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए x के लिए हम लिखते थे x1 प्लस x2/2। तो x1 है -8 और x2 है k, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर -8 और प्लस में k/2। ठीक है, और इस x के बदले 4 दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 रख के और तिरछा गुना कर दूँ तो ये 4 दूना 8 और ये 8 जाके k बराबर कितना बन जाएगा 16। यहाँ से k की वैल्यू 16 आ जाएगी। वैसे ही अगर 10 की मैं बात करूँ तो 10 तो y है, तो y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। तो y1 है 13 और y2 कितना है हमारे पास 2j, और बटा में हम क्या लिखेंगे 2। ये j है एक्चुअली में, इसको आप 27 मत समझ लेना, ये j है और बटे में हमें 2 लिखना है। तो ये 10 दूना 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और j की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 7/2 का मतलब 3.5। तो हमारे पास j की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, j की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5, 3.5। और हमें बताना था K-J क्या होगा, तो K-J क्या होगा, 16 में से 3.5 घटाओगे तो 12.5 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और कल की वीडियो में आपको मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन पढ़ने के लिए और लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये सब पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, यानी कि रेखा की प्रवणता हिंदी में बोलते हैं उसको, या फिर रेखा की ढाल बोलते हैं और रेखा का समीकरण बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि दो रेखाएं कब एक दूसरे के समानांतर होती हैं, संपाती होती हैं, अनंत हल, एक हल, ये सब जो आता है अनेक हल, ये हम कल देखेंगे। या फिर ऐसे आता है कि आप रेखा का समीकरण लिख दो, या दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर होंगी तब रेखा का समीकरण क्या होगा, उनका ढाल क्या होगा, उनका स्लोप क्या होगा। तो ये सारी बातें हम कल की वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी वीडियो आगे और बढ़ेगी। फिलहाल अगर आपका कमेंट और वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आ गया तो आपको कल ही दूसरी वीडियो मिल जाएगी, वरना कल फिर मेंसुरेशन की वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अभी मेंसुरेशन आपको पता है कि सॉल्यूशन उसमें 190 के करीब क्वेश्चन है, शायद 180-90 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें से 105 या 10 तक मैंने करा दिया है सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर जो CGL मेंस 2011 से 18 तक के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसमें मैंने मेंसुरेशन का 110 के आसपास क्वेश्चन करा दिया है। बाकी और 70-80 क्वेश्चन रह गए हैं, यानी कि 2 पार्ट, अभी 2 या 3 पार्ट और आना बाकी है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लाइक अच्छे से करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो का अच्छा से वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो ज़रूर से अगला वीडियो जल्दी आएगा। आप कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।